खबरों का सारथी। सीएम धामी ने की घोषणा, 2 सितंबर को प्रदेश में हर वर्ष मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण दिवस। मसूरी गोलीकांड के शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। 2 सितंबर 1994 को गोलीकांड में 6 राजकीय आंदोलनकारियों की हुई थी मौत। भाजपा संगठन महापर्व का पीएम ने किया शुभारंभ। 3 सितंबर को सीएम धामी को बनाया जाएगा सदस्य। प्रदेश धामी करेंगे सदस्यता अभियान का आगाज। जर्मनी में चांदी से चमके रुड़की के शौर्य और अभिनव, हासिल किया रजत पदक। 8 सितंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। ईडी के उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में छापेमारी। 95 लाख के गहने किए गए जब्त। करोड़ों की संपत्ति के मिले दस्तावेज। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भारी भूस्खलन। बारिश ने रोकी केदारनाथ यात्रा। हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। और खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में एक बार फिर पहाड़ के मुद्दे पर जन आंदोलन शुरू हो गया है। दरअसल राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में रविवार को जन सैलाब देखने को मिला। राज्य की जनता उत्तराखंड में मूल निवास 1950 सख्त भू कानून को बनाए रखने के लिए आगे भी जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। और महारैली में महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महारैली की सफलता के बाद आयोजकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर जन आंदोलन की ज्वाला जल चुकी है। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ की महिलाएं, पुरुष और युवा एक बार फिर जन क्रांति के लिए तैयार हैं। पहाड़वासी गैरसैंण को स्थायी राजधानी और उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के संयोजक मोहित डिमरी का कहना है कि उत्तराखंड निर्माण आंदोलन के शहीदों में सपनों का राज्य तभी बनेगा जब स्थायी राजधानी गैरसैंण होगी, मूल निवास 1950 लागू होगा और मजबूत भू कानून बनेगा। पिछले 1 साल से लगातार इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उनका कहना है कि गैरसैंण के आसपास की जमीनें धड़ाधड़ बिक रही हैं। बाहरी लोग हमारे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर जमीनें खरीद रहे हैं। यही हाल रहा तो बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। राज्य की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और साथ ही मूल निवासी को अधिकार नहीं मिलने पर नौकरियों पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। देखिए, आज पहाड़ की आत्मा गैरसैंण में ऐतिहासिक स्वाभिमान रैली हुई है। इसके लिए मैं मातृशक्ति को, युवा साथियों को, पूर्व सैनिकों को, तमाम उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग इस महारैली का हिस्सा बने हैं। आज से एक जन क्रांति का आगाज हो गया है। लोग समझ चुके हैं उनके अपने ही राज्य में उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उनकी ज़मीनें बाहर से आने वाले माफिया उन ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनकी नौकरियों पर कब्जे हो रहे हैं। लोगों का सपना था उनकी अपनी राजधानी गैरसैंण होगी, वो सपना भी आज अधूरा है। तो हम लोग सब मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। आज से इस आंदोलन की एक बड़ी शुरुआत इस राज्य में हो गई है। दूर दूर से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए युवा आ रहे हैं। तमाम तरह से लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और तमाम तरह की षड्यंत्र भी इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए चल रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, एक होकर उत्तराखंड की आवाज़ बनिए और सरकार को झुकाने का काम करिए। देखिए, ऐसा है, भू कानून और ये जो मूल निवास है,
इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले शुरुआत की थी और हम ही ने सबसे पहला कदम इसमें बढ़ाया था। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है सख्त भू कानून के लिए और मूल निवास के लिए। तो आगे जो भी आपके सामने हमारी रिपोर्ट्स आएंगी वो इसके लिए सख्ती से हम लोग लागू करेंगे और इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इस रिपोर्ट के लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट सामने आएगी, जो भी इसमें एक बट है उनको संशोधन करके हम लोग सख्ती से भू कानून और अपना मूल निवास जो है उसके लिए कार्य करेंगे। हमारी सरकार जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित में है, उसके लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग की जा रही है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी और इस समिति ने सितंबर 2022 में थामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बहुत अच्छी बात है, उठनी भी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमें कुठाराघात किया है, अच्छा देने के लिए तो कुछ नहीं दिया उत्तराखंड को। उत्तराखंड के गठन से लेकर आज तक आप बताइए, गठन हुआ 2000 में, 3 राज्यों का गठन हुआ, 2 राज्यों को उनकी राजधानी मिल जाती है, लेकिन हम त्रिशंकु की तरह आज भी लटक रहे। हमारे पास अपनी कहने के लिए कोई राजधानी नहीं है। ये सब भाजपा का किया धरा है। उसके अलावा पुरानी पेंशन खत्म करने वाली भाजपा, उसके अलावा इस प्रदेश में एक पर्टिकुलर अमाउंट की जमीन जो है वो ले सकते थे। ये पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर एक नियम बना था कि बाहरी व्यक्ति एक लिमिटेड जमीन ले पाएंगे। उसके बाद भुवन चंद खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री बनकर आए तो उन्होंने उसमें भी कटौती करके उसका आधा कर दिया, यानी कि 250 वर्ग मीटर की जमीन एक बाहरी व्यक्ति यहां खरीद सकता था। और 2018 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की 57 विधायकों वाली सरकार आती है और त्रिवेंद्र रावत जी 6 दिसंबर को एक काला अध्यादेश लाते हैं और वो कहते हैं कि उत्तराखंड की जमीन गिरवी है, आइए ओपन फॉर सेल है, जिसको जितनी लेनी है उतनी लीजिए, जिस प्रयोजन के लिए लेनी है उसके लिए लीजिए। तो उससे लेकर आज तक 2018 से लेकर आज 2024 में हम चल रहे हैं, कोई ऐसा निर्णय क्षमता वाला मुखिया हमको नहीं मिल पाया जो हमें सख्त भू कानून और मूल निवास दे सके। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसके साथ चलनी क्या बोले जिसके खुद 72 क्षेत्र, उनके पास इतना समय था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने की कोई भी कवायद नहीं छेड़ी। उनका 2002 का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, 2014 का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए और अभी 2022 का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। कहीं भी उस घोषणा पत्र में ये नहीं है कि गैरसैंण को हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने में कांग्रेस को नंबर 1 प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि धरातल पर उतारने वाला कोई कार्य ये पार्टी आज तक न करी थी, न करी है और न कर पाएगी। तो इस तरीके की बातें करना इनकी आदत है, उस आदत में ये पूरी तरीके से लिप्त हो चुके हैं। और दूसरी बात मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि अपने पर विशेष ध्यान दें। जिस प्रकार से डायनासोर की प्रजाति लुप्त होती चली गई, उसी तरीके से अब कांग्रेस पार्टी भी लुप्त होने की कगार पर एकदम खड़ी है। और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाली भी हमारी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अनेकों अनेक एक से एक बड़े फैसले लाने वाले धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी एक्ट, नकल विरोधी कानून के तहत अभी बच्चों ने जो वीडियोस डाली हैं, अपलोड करी है, मुख्यमंत्री जी का जो आभार व्यक्त किया है, वो शायद इनको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मोतियाबिंद का चश्मा ये 24 घंटे लगाए रहते हैं और हर जगह इन्हें काला नजर आता है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर पहाड़ की जनता का जन आंदोलन शुरू हो गया है। निश्चित ही इस आक्रोश ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब सरकार उत्तराखंड में मूल मुद्दों पर ध्यान देगी। आखिर कब मूल निवास, सख्त कानून, भू कानून और अस्थायी राजधानी की मांग पूरी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
करते हैं अगली खबर का। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण में समय लगने की वजह से धामी सरकार ने नगर निगम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिसे लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस बीच कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि नगर निगम सो रहा है और निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि परिसीमन भाजपा के मन मुताबिक हो रहा है और देहरादून शहर में कहीं भी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही और ना ही डेंगू से बचाव के लिए सभी 100 वार्डों में फोगिंग नहीं कराई जा रही है। निगम प्रशासन और सरकार जो है आंखों में धूल झोंक रही है। परिसीमन का जो इन्होंने काम किया है वो हमारे विपक्षी कांग्रेस के किसी भी पार्षद के पास ये है नहीं। हमारे सारे पार्षद महानगर के अध्यक्ष करण मेहरा जी के आह्वान पे, प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे यहाँ आए हैं और हमारा राइट है ये भारत का संविधान भी कहता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग पहली मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नियम भी हैं। तो हमको सुनवाई भी नहीं हो रही, हमको बताया भी नहीं जा रहा और आप सीधा ये काम कर दे रहे। ये गलत है, ये नियम विरुद्ध है और ये सिर्फ तरकीबें ये हैं कि जो कांग्रेस के पार्षद जीते हुए हैं उनको कैसे कैसे किल किया जाए। और ये चुनाव जो आगे बढ़ा रहे हैं, ये चुनाव सीधा सीधा एक धोखे के रूप में बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हम लोग आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर सब संगठित हुए थे और जैसा कि सभी को पता है कि परिसीमन को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। आखिर परिसीमन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या बीजेपी की बौखलाहट हो रही है बीजेपी को, या बीजेपी डर रही है कि कहीं हम चुनाव ना हार जाए? सीधी सी बात है। और परिसीमन कराने का मतलब ही क्या है मुझे बताइए। जिस तरह से वार्ड्स चल रहे हैं उस तरह से चल तो रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। आप तो इतने काम को मैनेज नहीं कर पाए हैं। पूर्व मेयर साहब हमारे गामा जी इतने से काम को मैनेज नहीं कर पाए। आप सोच रहे 125 वार्ड बनाए या 110 वार्ड बनाए, तो आप कैसे, हाउ टू मैनेज ऑल द वार्ड्स? तो नहीं कर सकते हैं मैनेज। देखिए, नगर निगम सो रखा है और निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रहा है। परिसीमन मात्र सत्ताधारी भाजपा के इशारे पे हो रहा है। कहाँ किसका एरिया काटना है, जोड़ना है, अपने हिसाब से मन माफी के लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे देहरादून में रोडों में गड्ढे या गड्ढों में रोडे, ये स्थिति हो रखी है। हमें गड्ढे ही नहीं पता चल पा रहे कहाँ गड्ढे हैं, कहीं पैचवर्क नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर अब खंडपीठ सुनवाई करेगी। मामले में बीते शुक्रवार को एकल पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। आरोपी की ओर से सेशन कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। आरोपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की ओर से पैरवी की गई, लेकिन जमानत पर सुनवाई से पहले सहायक सहकारी एजीए अधिवक्ता मनीषा सिंह राणा की ओर से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी पर यूएपीए जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। जी, इसमें शुक्रवार को बहस हुई थी और इस विषय पर कि क्या इस तरह की बेल जिसमें यूएपीए लगी होती है तो वह बेल सिंगल बेंच सुन सकती है या नहीं सुन सकती। तो उसी पर आज उन्होंने निर्णय दिया कि इस तरह की बेल डिवीजन बेंच यानी कि डबल बेंच 2 जजों की पीठ सुन सकती है, सिंगल बेंच नहीं सुन सकती। तो अब आगे क्या स्टेप क्या रहेगा? आगे अब हम कल इसमें डबल बेंच में अपनी बेल लगा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। लाल कुआं में 31 अगस्त को महिला पीड़िता की ओर से दुष्कर्म की शिकायत व उसकी पहचान को सोशल मीडिया में उजागर करने को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि लाल कुआं क्षेत्र में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। महिला की शिकायत के बाद दुग्ध संघ के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, जिसे कई लोगों द्वारा पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत की कॉपी, महिला की पहचान व उसका फोन नंबर तक सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया, जिसको लेकर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने विरोध जताया। महिला मोर्चा की ओर से एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया में महिला की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। और फेसबुक में पूरा उस महिला का पूरा प्रकरण विवरण दिया गया है, उसका मोबाइल नंबर दिया गया है। उसके परिवार के लिए आप सोचिए कि कितना
किस प्रकार से इतना संवेदनशील ये मैटर है और किस प्रकार से उसके परिवार को जो झेलना पड़ेगा, उसके उपरांत उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें जो सुनना पड़ेगा, वो कितना संवेदनशील है, इससे इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कोई बहुत इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसने किसी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। वो अच्छे खासे कांग्रेस के दायित्वधारी रहे हैं और आईटी प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तर के नेता रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स का काम है निश्चित तौर पे आप मुद्दे को उठाइए, आप कानूनी उसमें न्याय की बात कीजिए, परंतु जो नियमानुसार है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, कम से कम उनको ताक में मत रखिए और महिलाओं की अस्मिता को तार तार करने का प्रयास मत कीजिए। मेरा क्या, दोषियों को तो निश्चित तौर पे सजा मिलनी ही मिलनी है और भाजपा भी कहीं कोई सदस्य नहीं है, ये हमारे यहाँ से जिलाध्यक्ष जी का भी बयान आ चुका है। बलात्कार पीड़िता की कुछ पहचान उजागर करने का मामला सोशल मीडिया के माध्यम से आज कुछ महिलाओं द्वारा दिया गया। उसमें क्षेत्राधिकारी लालगोगा में जांच दी और इस तरीके के जो उल्लंघन है इसमें जो भी आवश्यक प्रावधान है उनके हिसाब से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से सटे गोलापार में इन दिनों आवारा मवेशियों की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एसडीएम कार्यालय पहुंचे गोलापार के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जल्द से जल्द आवारा जानवरों को गौशाला पहुंचाया जाए ताकि आए दिन इन छुट्टा जानवरों की वजह से होने वाले हादसों पर विराम लग सके। वहीं चेतावनी भी दी कि यदि सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज गोलापार और चुरगेला से जन आक्रोश रैली के रूप में हम बुद्ध पार्क पर आए हैं, जिसका ज्ञापन हम शासन को अपने एसडीएम के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि अभी पूर्व में एक परिवार का एक लौता चिराग गाय आवारा पशु को वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसी घटना लगातार गोलापार क्षेत्र में बढ़ रही है, चाहे वो लालपुआ का मामला हो, चाहे पूरे गोलापार का मामला, चुरगले का मामला हो, लेकिन जो आवारा पशु है उस पशु से काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। मैं गौवंश को लेकर यहाँ पे सड़क में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सभी लोग परेशान हैं। रोज़ आए दिन माएँ अपनी बेटों को खोती हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और गांव में बहुत सारी किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। किसान ने अपनी फसल इतनी मेहनत मजदूरी करके इतनी मेहनत से फसलें बोते हैं और उन्हें गायें सब खा जाती हैं, इससे बहुत परेशान हैं। और एक हम ये कहना चाहेंगे कि एक गौशाला का अगर निर्माण हो जाता तो इसमें सभी गौ माता का भी अच्छा हो जाता और इंसान जो अपनी जानें गंवा रहे हैं उनका भी बहुत फायदा होता है। देखिए, जिस तरीके से गौ माता को हम लोग एक माता मानते हैं, गौ माता की पूजा की जाती थी शुरू से और गौ माता के अंदर 34 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और आज मजबूर होकर के हमें उसी गौ माता को कभी मारना पड़ रहा है, कभी भगाना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज आवारा पशुओं से किसी माँ को अपने बेटे की जान, मतलब किसी बेटा खो रही है अपनी माताएं, और कोई फसलों का, देखो आए दिन फसलों का नुकसान हो रहा है। किसानों को इतनी मेहनत करते हैं और आवारा पशु आकर के उस फसल को खा लेते हैं तो उन किसानों का बहुत नुकसान होता है। आज लगातार हमारा प्रयास रहा कि ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारी को अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में जो बेसहारा पशु रोड में घूम रहे हैं, जिससे आए दिन पता नहीं कितने संख्याओं में हमारे युवाओं की, हमारे लोगों की जान चले गई और किसानों की फसल लगातार खराब होती जा रही है। हमारा एक निवेदन था शासन प्रशासन से कि जो गौवंश रोडों में घूम रहे हैं इनको गौशाला में डालें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों से 16 टीमों ने भाग लिया। फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच पश्चिम बंगाल व उत्तराखंड की टनकपुर टीम के बीच खेला गया। खेल के शुरुआती दौर में पश्चिम बंगाल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। फुटबॉल टूर्नामेंट मैच देखने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे व पूर्व सांसद बलराज पासी ने हजारों दर्शकों के बीच बैठकर मैच का आनंद लिया। इंटरवल से पहले कोलकाता की टीम ने एक गोल से बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन खेल के अंत तक टनकपुर की टीम ने एक गोल कर मैच जीत लिया। गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ है। मैं विजयी टीम, जो टनकपुर की टीम है, उत्तराखंड की टीम है, वह विजयी हुई है। इस जीत में मैं इस टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले टाइम में यह टीम देश के लिए खेले, ऐसी शुभकामना।
जो टीम किसी कारण नहीं जीत पाई है, खेल हमेशा होते रहते हैं, आदमी को अपनी कमियों से सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, खेल भावना से खेलना चाहिए। साथ ही मैं दिनेशपुर के जो स्थानीय लोग हैं, मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। का जो प्रेजेंटेशन रहा शुरू से लेकर अब तक बहुत ही बेहतर रहा, और आज का जो मैच है, मतलब हार जीत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोलकाता और टनकपुर ने जो खेला है, माने उसकी जितनी भी तारीफ करें हम कम है। और देखिए होता ही है कि ये मैच और गेम में किसी किसी दिन किसी का होता है, वरना देखिए कोलकाता की ओर से भी कई प्रहार किए गए। जो लास्ट वाला जो किक था, ऐसा किक तो होता ही नहीं, लेकिन किस्मत जो थी कि एकदम बॉल जाके बार पोस्ट से टकराई और उसके बाद वापस आई। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि कोलकाता का दिन आज नहीं था, लेकिन कोलकाता ने जो गेम दिखाया है और उसका जो जवाब टनकपुर ने दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन। दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार गोयल के नेतृत्व में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को देते हुए बाजार क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली ने नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ईश्वर सिंह, जल संस्थान के अधिकारी व ठेकेदार एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की व शीघ्र समस्याओं का समाधान करने की बात कही। वहीं एसडीएम रेखा कोहली ने मौके पर जाकर समस्याओं का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार गोयल, पंकज सती आदि व्यापारी मौजूद रहे। परिषद में व्यापार मंडल की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसके जो उनकी कुछ समस्याएं थी उन्होंने रखी थी। उनका जो मेन समस्या थी, एक तो उनके हाईटेक शौचालय की थी, कुछ जो सड़कें थी उनकी टाइल्स टूट गई थी, वो इनके द्वारा दिखाया गया। इसके अलावा एक यहाँ पे हमारा रैन बसेरा है, रैन बसेरा को डिसमेंटल करके एक नया उसको हाईटेक बनाने वाली डिमांड इनके द्वारा रखी गई थी, जिसका हम लोग प्रपोजल बना के शासन को उसको प्रस्तावित करेंगे और जैसे ही वहाँ से स्वीकृत होगा हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अन्य इनकी जो कहीं टाइल्स की थी, कहीं रोड की थी, और जो भी शिकायतें थी वो मेरे द्वारा इनका फील्ड विजिट किया गया और जहाँ तक हो सकेगा हम इसका समाधान करेंगे। और रोडें जहाँ जहाँ टूटी हैं, टाइल्स उखड़े हैं या शौचालय जो हाईटेक शौचालय बनाने वाली बात जो कही है, उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है और उसका प्रपोजल बना के जल्दी इसमें काम स्टार्ट करवाया जाए। और अब खबर आपको अल्मोड़ा से बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज की बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने समर्थकों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज व प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना दिया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पुरजोर मांग की। इस अवसर पर धरने को संबोधित करते हुए बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसलिए की गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज के नाम पर बनी कंक्रीट की बिल्डिंग लोगों को सामान्य उपचार देने में भी असफल साबित हो रही है। मेडिकल कॉलेज रेफरल सेंटर बन के रह गया है और लगातार कई बार मांग करने के बाद ना ब्लड बैंक की व्यवस्था हो पाई थी, छोटी छोटी चीजों पे उन्हें रेफर कर दिया जा रहा था। तो यहाँ बैठे हमने अपनी बात को पुख्ता तौर पर रखा है। प्रधानाचार्य जी ने आश्वासन दिया है कि अब किसी भी पेशेंट को बहुत विषम परिस्थितियों में रेफर नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति तभी रेफर किया जाएगा। ब्लड बैंक इस महीने के 15 तारीख से पहले खुल जाएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि भविष्य में जो है यहाँ से कोई भी पेशेंट जो है रेफर न हो। अभी जैसे सर्जरी है, सर्जरी में जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं और हो भी रही हैं, और इससे धीरे धीरे जो है जनता को जो है, यहाँ की जनता को जो है इसका फायदा मिलेगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।